Hello and good morning to everyone. Let us start our another chapter of history, that is India after independence. In the previous chapter, we have covered India till independence. We have seen how India gained independence after several movements by our freedom fighters. So, in this chapter, we are going to see India, its condition after the independence happened. So, what we are going to learn in this chapter is India divided, how India got partitioned into the two separate countries named as India and Pakistan. Next, we are going to see problem facing India after independence. What were the main problems which came across India after independence? Writing of the Indian Constitution and important features of Indian Constitution. Formation of new states, how India formed into different states. Planning for development, how the planning start in 1951 and India on the move. Okay, India which started moving towards a better and developed country after the independence. So let us start this chapter. So आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट हैपन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, अपना एक प्लान लेकर आए. बिकॉज लॉर्ड माउंटबेटन वाज बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे ये. एंड मोहम्मद अली जिन्ना वाज ऑफ पाकिस्तान. ओके, पाकिस्तान के जो इस समय गवर्नर जनरल थे ये मोहम्मद अली जिन्ना और इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन बने. द ट्रांजिशन वॉज वायलेंट विद ब्लड कल्टिंग मैसेकर्स ऑल ओवर द कंट्री. एम्पल प्रूफ ऑफ द हिस्टोरिक एक्रीमनी दैट द इंडियंस शेयर्ड विद देमसेल्व्स. देखिए, बहुत ही बुरा माना जाता है इस टाइम पीरियड को एक तरीके से, क्योंकि बहुत सालों की जो मेहनत थी वो सफल हुई थी यहाँ पर कि इंडिया को जो आज़ादी मिल पाई थी. बट आज़ादी के मिलते ही जो है फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई दो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, और बहुत सारे लोगों की जो है इसमें मौत भी हो गई. लगभग 30 से 35 लाख लोग जो है मरे इसमें, यहाँ से वहाँ आने जाने में भी. ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बहुत बढ़िया दृश्य है ये, ठीक है. लाल किले पर झंडा लहरा रहा है हमारा, और यही ये प्रतीक है कि हमारा देश जो है वो आज़ाद हो चुका है. ये आप देख सकते हैं राइट फोर्ट है, ये लोग बहुत सारे खड़े, सामने ये जामा मस्जिद है. द बिटरनेस कंटिन्यू टिल टुडे विद इंडिया एंड पाकिस्तान हैविंग फॉट 3 वॉर्स सिंस इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है 3 वॉर ही लड़ चुके हैं. इवेंट सिंस इंडिपेंडेंस हैड नॉट क्वाइट स्टेबल फॉर बोथ द कंट्रीज विद बोथ ऑफ देम मैट फॉर सेक्रेटेरियन क्लैशेस एंड वायलेंट टेरर अटैक्स. देखिए, ऐसा क्यों हुआ, क्यों वहाँ से लड़ाइयाँ शुरू हो गई? क्योंकि पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि हमारे साथ गलत किया गया है, हमें छोटे मोटे एरिया पकड़ा दिए गए पाकिस्तान में जो इतने खास एरियाज़ नहीं थे, और सारे के सारे एरियाज़ जो हैं वो भारत को दे दिए गए. जबकि मैं आपको बताऊं, मेन बात ये हो गई थी कि जितने भी एरियाज़ जहाँ पे इंडिया की अच्छी खासी कल्टीवेशन होती थी वीट और राइस की, वो सब एरियाज़ पाकिस्तान के पास चले गए थे. तो आज़ाद होने के पास इंडिया के पास जो एरिया था उस एरिया में इतनी कल्टीवेशन होती नहीं थी एग्रीकल्चर की. तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी उस समय पर इंडिया के पास, क्या भैया एग्रीकल्चर और खाने पीने के लिए हम कहाँ से सामान लाएँ. But Pakistan is still struggling to establish itself as a state and not been able to overcome the colonial hangover with its history made by failed democratic experiments and successful military takeovers. तो अभी तक पाकिस्तान जो है एक खुद में डेमोक्रेटिक स्टेट बनने की ही कोशिश कर रहा है, जबकि इंडिया जो है इसमें बहुत आगे निकल चुका है. इंडिया का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आगे है पाकिस्तान से आज की डेट में. प्रॉब्लम्स फेसिंग इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो प्रॉब्लम्स क्या आई इंडिया को? When India became an independent nation on the mindstroke of night on the 15 August 1947, it faced a series of great challenges. एक न्यूली बॉर्न पाकिस्तान, न्यूली बॉर्न इंडिया उस दिन बने थे. पहला ही जो दिक्कत आई इंडिया को वो थी ट्रांसफ़र ऑफ पावर. किस तरीके से पावर को जो ट्रांसफ़र किया जाए इंडिया और पाकिस्तान में. लास्ट ब्रिटिश वायसरॉय फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन सैल्यूटेड द इंडियन नेशनल फ्लैग हॉइस्टेड एट ग्रेट इंडिया गेट एज लेडी एडविना एंड फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू लुक्ड ऑन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली. तो न्यू दिल्ली में ये जो चल रहा है पूरा के ट्रांसफ़र पावर किस तरीके से करी जाए इंडियंस को. रिहेबिलिटेशन ऑफ द रिफ्यूजीज़ जो इंडिया आए थे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से और पाकिस्तान से जो इंडिया गए थे उनके लिए भी रहने खाने पीने की व्यवस्था करनी थी. 8 मिलियन रेफ्यूजीज़ एंटर्ड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. 8 मिलियन मीन्स 80 लाख पीपल जो थे इंडिया पाकिस्तान से इंडिया आए थे. तो बहुत ज़्यादा लोग एक साथ ही एक कंट्री में आ रहे हैं. तो बहुत दिक्कत है भैया उनको रिहेबिलिटेशन करवाने के लिए, उनको रहने के लिए. सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रहे हैं, सब कुछ पैसा वैसा सब लूट लिया गया था उनका बहुत सारे लोगों का. तो यहाँ आके उनका खाना पीना खिलाने का भी काम जो था बहुत ही एक मुश्किल भरी स्थिति थी इंडिया के लिए. एक और जो दिक्कत थी दैट इज़ वॉज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स वो इलाके थे जो महाराजास के द्वारा रूल किए जाते थे, इनडायरेक्टली ब्रिटिश के द्वारा रूल किए जाते थे. मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी, बट महाराजा जो है इनके ऊपर ये ब्रिटिश के लिए काम करते थे अपने एरियाज़ पे प्रिंसली स्टेट्स में. तो प्रिंसली स्टेट्स को जो ऑफ़र दिया गया कि या तो आप पाकिस्तान में मिल जाएं, या तो आप इंडिया में मिल जाएं, या तो आप जो है इंडिपेंडेंट हो जाएं. तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो है वो चाहते थे पाकिस्तान में मिलना, पर उन्हें जो ज़बरदस्ती या थोड़ा सा फोर्स करके इंडिया में लाया गया. बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो है वो चाहते थे इंडिपेंडेंट होना. बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उन्होंने जो है बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स को जो है कन्विंस किया इंडिया में आने के लिए, जैसे कि कश्मीर को, जूनागढ़ को, हैदराबाद को.
जो बहुत लॉन्ग टाइम तक जो इंडिया में नहीं थे। ये 1956 तक जो है हैदराबाद इंडिया में आया। कश्मीर और जूनागढ़ को भी जो है इंडिया में शामिल होने में काफ़ी टाइम लग गया। और एक और बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी इकोनॉमिक इश्यूज़ की, ठीक है, जो कि होती ही है, कोई नई कंट्री बन रही है, बहुत ज़्यादा लूट लिया है ब्रिटिश इंडिया ने। ब्रिटिश इंडिया को जो है भारत को आज़ाद करने का ये भी कारण था कि इंडिया में इतना पैसा रहा नहीं जो कि लूट सकें, पूरा गरीब कर चुके थे इस कंट्री को, तो छोड़ दो। इंडिया आप देख सकते हैं कितने सारे छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ है, आप देखते हैं ये है हालत इंडिया की। ये इतना इतने 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 करके स्टेट्स में, इतने सारे स्टेट्स में बांट रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि इनको एक करने में ही हालत ख़राब हो गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ओके, तो इनको एक करते 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 ही जो है बहुत टाइम लग गया। सॉल्विंग इकोनॉमिक इशूज़, इंडिया फेस मैनी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आफ्टर पार्टीशन। मोस्ट ऑफ द राइस एंड व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज वर गिवन टू पाकिस्तान एंड दिस लेड टू फूड शॉर्टेज, जैसे कि मैंने बात करी। ऑल्सो मोस्ट जूट एंड कॉटन ग्रोइंग एरियाज वर इन पाकिस्तान नाउ। जो सबसे ज़्यादा जहाँ जूट उगता था ये इलाका जो बांग्लादेश में है, जूट और कॉटन इलाके, ये सब पाकिस्तान के पास चले गए थे। इंडियाज पॉपुलेशन इन 1947 वॉज ऑलमोस्ट 345 मिलियन पॉपुलेशन थी इंडिया में। दिस वास्ट पॉपुलेशन वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी कास्ट एंड रिलीजन्स। They spoke different languages and their own culture and food habits. They were different kinds of dresses and practiced different professions. Unity in diversity has to be achieved. तो बहुत ही मुश्किल टाइम था इंडिया के लिए ये। इतने सारे अलग अलग कास्ट के, इतने सारे अलग अलग रहने वाले लोग, बहुत सारे लोगों के अंदर अभी भी दिमाग में वही चलता है कि हम ब्राह्मण हैं तो हम बहुत सुपीरियर हैं, जबकि गवर्नमेंट चाहेगी कि भैया सबको खाना मिले। अब वहाँ ब्राह्मण खा रहा है मैं पहले खाऊंगा, शूद्र कह रहा है कि भैया भूख तो मुझे भी लगी है, अब देश आज़ाद है तो मैं का पीछे हटूँ। वो कह रहा है कि नहीं नहीं भैया तुम बाद में आओगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही थी इस टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर। अदर प्रॉब्लम्स फेसिंग द न्यू गवर्नमेंट, अदर प्रॉब्लम्स क्या थी? द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन लिव्ड इन विलेजेस एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज नीड ऑफ द आवर। फार्मर्स एंड पीजेंट्स डिपेंडेंट ऑन द मानसून फॉर द सर्वाइवल, हैंस मेजर एंड एक्सटेंसिव इरीगेशन प्रोजेक्ट हैज़ टू बी अंडरटेकन। तो बहुत सारे इंडिया डिपेंडेंट था फार्मर्स पे, फार्मर डिपेंड थे बारिश पे। Barbers, weavers, carpenters and other non-farm service group of the rural economy was not get paid। तो मतलब पैसा था ही नहीं लोगों के पास। एजुकेशन लेवल, हेल्थ केयर लेवल बहुत ही नीचे थे, मतलब 15-20% एजुकेशन लेवल था इंडिया में उस समय बस। न्यू गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या रही? जब पहली गवर्नमेंट बनी इंडिया की तो उसकी क्या प्रायोरिटीज़ थी? तो वास्ट प्रायोरिटी थी कि इंडिया के ज़्यादा लोगों की जो है पॉवर्टी लाइन के आगे लाया जाए, पॉवर्टी ख़त्म करी जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए इंडिया में, क्योंकि खाने पीने के लिए जो सारे एरिया पाकिस्तान चले गए थे। इंडस्ट्रीज़ लगाई जाए ताकि लोगों को जॉब मिल सके। यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड। इंडिया में यूनिटी भी बनानी है हमें लोगों के अंदर अब, कि हमें जो है इंडिया जो अभी नया नया एक कंट्री बनी है तो लोगों के अंदर वो राष्ट्रवाद की भावना जो है वो लाना शुरू हुई है। तो क्या आज भी इंडिया जो है एक स्टेट बनने की प्रोग्रेस में ही है। आज भी आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे बातें होती रहती हैं इंडिया में जो नहीं होनी चाहिए एक पर्टिकुलर कंट्री में। ओके, वो होती रहती हैं बातें। तो यही आज भी जो है चल रहा है, लोगों के अंदर विश्वास जताने का काम कि भैया इंडिया एक आपका ही देश है, आप ही के लिए बना है ये देश। The government had to ensure that the benefits of the development schemes reach the underprivileged so that the gap between rich and the poor, the cities and the villages is not even widen even more। तो जो है डेवलपमेंट के साथ साथ जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सब लोगों के तक पहुँचे वो डेवलपमेंट। ऐसा ना हो कि जो रिच हैं वो रिच होते चले जाए, पुअर है जो पुअर होते चले जाए। वैसे आज इंडिया में अभी भी यही हुआ है। अभी भी ये आप सोच सकते हैं कि 1947 में डिसाइड किया गया था करने का, और आज तक उसको अचीव करने में लगे हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट, आज तक अचीव नहीं कर पाई इस बातों को। पॉवर्टी लेवल आज भी बहुत हाई है। राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान हमारे देश का लिखना शुरू हुआ, ओके, इसके बारे में आपको थोड़ा जल्दी बता देता हूँ, वो बहुत पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये स्टार्टिंग हुई थी इसकी दिसंबर 1946 से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि सिलेक्ट होकर आई थी, इलेक्शन से इलेक्ट होकर आई थी अलग अलग पार्ट से इंडिया के, वो सब लोग जो एक साथ बैठ गए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन्होंने दिल्ली में बनाई ताकि ये सब लोग जो है मिलकर इंडिया के लिए एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से यही मीनिंग था कि एक नई कंट्री बन रही है तो किस तरीके से वो कंट्री वर्क करेगी, किस तरीके से उसकी गवर्नमेंट बनेगी, किस क्या क्या पावर्स होंगी गवर्नमेंट के पास, क्या क्या राइट्स होंगे लोगों के पास, वो सब चीज़ों को हम एक जगह लिख दें। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने यही बात बोली थी कि हम जो है एक एक बात, एक एक रूल, एक एक लॉ जो है सब कुछ हम लोग जो इसमें लिख देंगे ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत ना हो, और कोई दिक्कत हो तो उसको वो चेंज कर सकें अपने हिसाब से। इसको जो है इन्होंने बना के तैयार कर दिया था 26 नवंबर 1949 तक, पर पूरी तरीके से इसको लागू नहीं किया गया। पूरी तरीके से इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम मनाते हैं रिपब्लिक डे को। रिपब्लिक डे मनाते हैं, अभी गया कुछ दिनों पहले। मैनी इंडियंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वॉज प्लेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि ड्राफ्टिंग करने का काम, यानी कि इसको पूरी तरीके से एक डॉक्यूमेंट बनाने का काम, पूरे एक एक चीज़ को एक एक जगह लिखने का काम, क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा सोचने का काम जो इन्हीं का था, बी आर अम्बेडकर का। दैट्स व्हाई ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको इंडियन मनु भी बोलते हैं,
ठीक है, मनु जो है जिसने सबसे पहले इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था पूरे इंडिया की हिस्ट्री में, ठीक है। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वी आर अम्बेडकर। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? बहुत सारे फीचर्स थे इसमें, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंसान, उस टाइम पीरियड में ऐसा था कि जो भी इंसान जिसकी एज 21 से ऊपर होगी, 21 होगी, उसको राइट टू वोट दिया जाएगा, ताकि चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर कास्ट का हो, सब कास्ट का हो, किसी पर्टिकुलर रीजन का हो, अगर वो इंडियन है और 21 साल से ऊपर है तो ही और शी विल बी गिवन राइट टू वोट। द राइट टू वोट इन अदर कंट्रीज से थोड़ा बहुत उन्होंने जो है इसको कंपेयर किया। तो इन कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, द राइट टू वोट वॉज ग्रांटेड इन स्टेजेस। फर्स्ट ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी हैड द राइट टू वोट, नेक्स्ट मैन हु वर एजुकेटेड हैड राइट टू वोट। इन सब कंट्रीज़ में क्या था कि जो भी लोग जिनके पास भी ज़मीन थी सिर्फ उनको पहले वोटिंग का अधिकार था, बाद में उनको दिया गया जो पढ़े लिखे थे। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल वर्किंग क्लास मैन ऑल्सो गॉट अ राइट टू वोट। बहुत सारे स्ट्रगल के बाद जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग, जो गरीब लोग थे, उनको राइट टू वोट मिला यूके और यूएसए में। फाइनली आफ्टर अ बिटर फेज ऑफ स्ट्रगल विद इन द सिटीजनरी, अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन वर ग्रांटेड द राइट टू वोट। और सबसे आखिरी में किसको दिया गया? वुमेन्स को दिया गया। अनलाइक यूके एंड यूएसए, इंडिया ग्रांटेड द राइट टू वोट टू ऑल द सिटीजन रिगार्डेड ऑफ जेंडर, क्लास और एजुकेशन। और इंडिया जो है, आप देख सकते हैं कितनी एक बड़ी बात कही गई यहाँ पर, क्योंकि यूके और यूएसए में जो सबको राइट टू वोट देने में बहुत स्ट्रगल लग गया लोगों को करने में। बट इंडिया जिस पहले ही दिन से जब वो कंट्री बनी तब से सबको राइट टू वोट दिया गया, चाहे कोई भी जेंडर का हो इंसान, किसी भी क्लास का हो, या उसकी एजुकेशन लेवल हो या बिल्कुल भी ना हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि लॉ के सामने सब लोग इक्वल हैं, चाहे एक पर्टिकुलर नॉर्मल इंसान ही क्यों ना हो और एक प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, सबके लिए लॉ बराबर हैं। देयर वॉज सम अपोजिशन टू दिस एज सम लीडर्स वांटेड इंडिया टू बी अ हिंदू स्टेट। कुछ लोग चाहते थे कि इंडिया एक हिंदू स्टेट बन जाए, और मतलब हिंदूज के लिए जो है लॉ अलग हो, मुस्लिम के लिए अलग लॉ हो, ऐसा चाहते थे जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना भी ये बात चाहते थे, ठीक है। इसीलिए तो ये अलग अलग जो है कंट्री बन गई इंडिया में दो। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्ध, जैन एंड मुस्लिम वुड हैव द सेम राइट्स एज हिंदूज। बट इंडिया में ऐसे लॉ बनाया गया है कि जो भी किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी के अलग राइट नहीं बनेंगे, सबके लिए एक लॉ होंगे और एक लॉ के सब समान होंगे सामने लोग। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड रिजर्वेशन पॉलिसी। तो अनटचेबिलिटी मतलब किसी को छूने से मना करना या किसी को गलत समझना किसी इंसान को, वो सब जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया। उसके लिए जो है पर्टिकुलर एक सज़ा दी गई कि अब भी जो भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब्ड एज अ स्लर एंड द ब्लॉट ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया वॉज अबॉलिश्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द पुअर एंड डिसएडवांटेज पीपल। हिंदू टेम्पल्स प्रीवियसली ओपन टू ओनली हायर कास्ट वर नाउ ओपन टू ऑल। तो ये जो चलता था इंडिया में कास्ट सिस्टम का काम, ये टेम्पल्स में, पब्लिक प्लेसेस में सिर्फ हाई कास्ट के लोग जाएंगे, अब ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। अब हर इंसान को, चाहे वो हाई कास्ट हो, लो कास्ट हो, वो कहीं भी जा सकता है इंडिया में, कहीं भी जाके रह सकता है, किसी भी के भी साथ जाके रह सकता है। तो ये जो कास्ट सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। और जो कास्ट के लोग थे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, इनको और इनकी डेवलपमेंट तेज़ करने के लिए, क्योंकि ये लोग जो बहुत पिछड़ चुके थे बाकी सब लोगों से, बाकी लोग थोड़ा वो डेवलप फिर भी थे, इनकी हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि इनको इतना अपॉर्चुनिटी दी नहीं गई। इसलिए जो है इनके लिए लाया गया रिजर्वेशन पॉलिसी कि मतलब किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जो इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो आज भी कंटिन्यू है। 10 साल के लिए और बढ़ा दिया ऐसे। अभी पहले ये जब लाया गया 10 साल के लिए लाया गया था उस समय पर, ये बाद में इसको और बढ़ाते अब जो है 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है ये, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट्स। ये सब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वाले से चैप्टर में भी मैंने पढ़ा के रखा सब कुछ ये, कि जो है स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट बनाई गई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो अलग अलग गवर्नमेंट बनी इंडिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है पूरे इंडिया को संभालना और स्टेट गवर्नमेंट का काम है सिर्फ अपने स्टेट को संभालना। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर्स थी वो लिखी गई यूनियन लिस्ट में, और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर थी वो लिखी गई स्टेट लिस्ट में। और एक और लिस्ट बनाई गई, इसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पे जो भी सब्जेक्ट होंगे उनमें दोनों लॉ बना पाएंगी, कौन कौन, यूनियन लिस्ट भी और स्टेट लिस्ट भी। इसको और अच्छे समझने के लिए आप 10th क्लास की मैंने वीडियो बना रखी है कॉन्स्टिट्यूशन वाली, डेमोक्रेसी वाली, ठीक है, कुछ दिन पहले ही डाली हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत ही इसको मैंने अंदर तक समझाया है, बहुत ही डीपली इसको मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पर। यहाँ पर इतनी नीड नहीं है क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इशू ऑफ लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज का इशू रहा इंडिया में, क्योंकि जितने भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं इंडिया के, सब लोग चाहते थे कि उनके लिए अलग स्टेट बने, यहाँ तो एक अलग कंट्री बन जाए, ठीक है। मतलब सब लोग चाहते थे कि भाषा के आधार पर, जैसे मान लीजिए कोई इंसान बोलता है एक लैंग्वेज तेलुगु, तो तेलुगु बोलने वालों के लिए चाहते थे वो लोग तेलुगु स्पीकिंग एक अलग स्टेट बने, बंगाली चाहते थे कि बंगाली स्पीकिंग अलग बने, मराठी चाहते थे मराठी अलग हो, गुजरात, तो सबके लिए अलग अलग स्टेट चाहते थे सब लोग।
इसके लिए जो है जवाहरलाल नेहरू तैयार नहीं थे, क्योंकि चाहते थे वो कि इंडिया जो है एक रहे, यूनाइटेड रहे, ये भाषा, रिलीजियन, कास्ट ये सब बीच में ना आए हमारे डेवलपमेंट के। तो लैंग्वेज वॉज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेवरल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिलीव दैट इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया विद द ब्रिटिश रूलर्स। चाहते थे कि इंग्लिश जो इंडिया को छोड़ के चली जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने इतने साल रूल किया, इतने सारे लोगों को अब इंग्लिश आ गई थी इंडिया में उस टाइम तक, तो इंडिया के हम लोग इंग्लिश हटा सकते नहीं थे। दे आर्ग्यूड दैट दिस शुड बी टेकन बाय इट्स प्लेस शुड बी टेकन बाय हिंदी। हिंदी को जो है इंडिया की मेन लैंग्वेज बना दिया जाए, इंग्लिश को हटा दिया जाए। बट दोज हु डिड नॉट स्पीक हिंदी, पर जिनको हिंदी नहीं आती उनके साथ क्या होगा, जैसे कि साउथ इंडियंस, ठीक है। तो इसलिए जो इंडिया में जो है सारी लैंग्वेज को इक्वल बराबर राइट दिए गए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो। A compromise was finally arrived at Hindi would be the official language of India and English should be used in the courts, the services and communication between the one state and another। तो हिंदी जो है मेल लैंग्वेज रहेगी इंडिया की, बट साथ में बाकी जो लैंग्वेज जैसे इंग्लिश वो भी इंडिया में कंटिन्यू करेगी। ऐसा हम नहीं कर सकते किसी भी लैंग्वेज हटाना वाला काम। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। नए नए स्टेट्स जो इंडिया में बनना स्टार्ट हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि सारे के सारे स्टेट्स को जो उन्होंने एक किया, उसके बाद भी जो है भाषा के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी इंडिया में। तो भाषा की लड़ाई से क्या होता है, दिस कॉज ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट अमॉन्ग द कन्नड़, मलयालम, मराठी एंड तेलुगु स्पीकर्स। दे बिगेन टू प्रोटेस्ट। सब में प्रोटेस्ट चालू हो जाता है, बिकॉज सब लोग चाहते थे कि जैसे मुस्लिम्स के लिए अलग देश बना है, वैसे हमारे लिए अलग स्टेट बने। देश नहीं बने तो क्या हुआ, एक स्टेट ही बन जाए अलग हमारे लैंग्वेज के लोगों के लिए। द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट केम फ्रॉम द तेलुगु स्पीकिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट रहा मद्रास से। ये इनके फोटो देख रहे हैं आप, पोटी श्रीरामालू, ये बैठ गए भाई साहब अनशन पे कि जब तक एक आंध्र तेलुगु स्पीकिंग राज्य नहीं बन जाता जिसकी कैपिटल मद्रास हो, तब तक जो है मैं फास्ट पे बैठूंगा। 36 दिन 36 डे तक भूख हड़ताल पे बैठे रहे और 36 दिन की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद जो है गवर्नमेंट को बनाना ही पड़ता है क्या, आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर या लैंग्वेज पे सबसे पहले इंडिया में जो स्टेट बना वो था कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो था एक अलग स्टेट बना दिया गया फॉर तेलुगु स्पीकर्स विथ मद्रास एट एस कैपिटल। तो ये किस तारीख को बनता है, ऑन 1 अक्टूबर 1953 को। तो जो नहीं चाहते थे जवाहरलाल नेहरू वही हो गया। अब देखिए इससे होता क्या है, इंडिया जब आज़ाद हुआ था तब इंडिया में थे 14 स्टेट्स, ओके। और ये पहला स्टेट अलग से भाषा के आधार पर। उसके बाद बहुत सारे और भाषाओं के लोगों ने जो है डिमांड उठाई कि हमारे लिए बनाओ, हमारे लिए बनाओ। और आज इंडिया में आप देखते हैं कितने स्टेट्स हो चुके हैं, 28। मतलब बिल्कुल डबल हो चुका है काम। इतना इंडिया को डिवाइड कर दिया है इस चीज़ ने, लैंग्वेज ने। नहीं तो इंडिया कितना एक, देखिए बाकी सब कंट्रीज जितनी आप देखें डेवलप कर गई हैं, जो यूके हुआ, यूएस हुआ, वो सब में एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। यहाँ चाइना भी ले लीजिए, इकलौती इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेजेस और हर लैंग्वेज के लिए अपना स्टेट भी हो गया है अब, ओके। तो ये जितना ज़्यादा इंडिया को आप बांटोगे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट करने में दिक्कत आएगी, और वो होता भी है, ठीक है। तो भाषा के लिए जो है और बहुत सारे स्टेट्स बनते चले गए। एक रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, जिसको यही काम दिया गया कि ताकि वो जो है ये सब लड़ाइयों को ख़त्म करे, इसको जो सा स्टेट चाहिए वो बनाए। तो उन्होंने रिकमेंड किया, रिकमेंडिंग द रीड्राइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल बाउंड्रीज टू फॉर्म कॉम्पैक्ट प्रोविंसेस ऑफ आसामी, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु स्पीकर रेस्पेक्टिवली। मतलब इन सब भाषाओं के लिए अलग स्टेट बनाना कंपलसरी है। उन्होंने बोला नहीं बनाए जाएंगे तो इंडिया में बहुत लड़ाइयाँ होंगी। द लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन इन नॉर्थ इंडिया वॉज ब्रोक अप इंटू सेवरल स्टेट्स। In 1960, the bilingual state of Bombay was divided into separate states of Marathi and Gujarati। तो मराठी और गुजराती दोनों को अलग अलग कर दिया गया। मराठी स्पीकर्स के लिए महाराष्ट्र, गुजराती के लिए गुजरात बना दिया गया 1960 में। पंजाब को भी जो अलग अलग कर दिया बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, पंजाबी फॉर पंजाबी स्पीकर, हरियाणा फॉर हरियाणवी स्पीकर्स। नेक्स्ट इज प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। किस तरीके से इंडिया में प्लानिंग चली कि इंडिया को डेवलप किया जाए। तो पहले इंडिया को डेवलप करने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाई जाती है 1950 में। प्लानिंग कमीशन जो है प्लान बनाती है, 5 ईयर प्लान, 5 साल के लिए बनाती है प्लान कि आगे 5 साल में हम लोग क्या क्या करेंगे जिससे इंडिया में डेवलपमेंट हो। इंडिया में डेवलपमेंट का मॉडल जो सिलेक्ट किया गया वो किया गया मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब ऐसा होगा कि इंडिया में कुछ पब्लिक कंपनी, सरकारी कंपनियां भी होंगी और कुछ प्राइवेट कंपनियां भी होंगी, ओके। दोनों ही कंपनीज जो है मिलकर इंडिया में काम करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि सारी कंपनीज प्राइवेट हो गई या सारी कंपनी पब्लिक हो गई, ठीक है। इस मॉडल को हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ना कि सारी सरकारी कंपनी ना ही सारी प्राइवेट, दोनों ही मिलकर काम कर रही हैं। फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड डैम। फोकस जो था इंडिया का वो था हैवी इंडस्ट्रीज़ बनाने पर, कि पहले जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, स्टील बनाने की और कार बनाने की, तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उन पर ध्यान दिया गया, ठीक है। बड़े बड़े डैम बनाए गए ताकि जो बिजली इंडिया को बहुत अच्छे से मिले, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान में था ये।
द फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड फॉर द सेल ऑफ एफर्ट ऑफ द स्टेट रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी। दिस अप्रोच और क्रिटिसाइज बिकॉज इस अप्रोच को क्रिटिसाइज किया गया इंडिया के, क्या भैया इंडिया चाहती क्या है, ये बोला गया कि आप इंडिया जो कंट्री वो एग्रीकल्चर कंट्री, ज़्यादातर लोग जो है किसान हैं और आप चाह रहे हो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोली जाए इंडिया में। तो ये बहुत ही अजीब सी बात थी, बिल्कुल सही है। इंडिया में जो उस समय ऑलमोस्ट 60-65% लोग करते थे एग्रीकल्चर, और गवर्नमेंट प्लान बना रही है डेवलप करने का इंडस्ट्रीज, जबकि प्लान होना क्या चाहिए था, डेवलप करने का एग्रीकल्चर। इट नेगलेक्टेड प्राइमरी एजुकेशन, एजुकेशन के लिए कोई ध्यान अभी तक दिया नहीं गया जो कि देना चाहिए था। इट डिड नॉट टेक अकाउंट द इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन ऑफ कंसर्निंग ऑन साइंस एंड मशीनरी। तो इन्वायरमेंट में क्या असर पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ का बड़ी बड़ी, उस पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। बस गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए बना दिया कि बड़े बड़े इंडस्ट्री बनाई जाएंगी और वही काम करेंगी और इंडिया को आगे वही ले जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल बंद कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर का उस समय ऐसा था, देखिए कि प्राइवेट सेक्टर काम तो करेगा, पर प्राइवेट सेक्टर पर उस समय बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे। जैसे प्राइवेट सेक्टर मतलब किसी इंसान को अपने कंपनी खोलनी है, ठीक है, तो बहुत सारे उसके रूल्स थे, जिसके बड़ी इंडस्ट्री नहीं बना सकते आप, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको कुछ भी बनाने से पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, और वो बनाने में भी आपको लिमिट दी जाएगी कि उस लिमिट से ज़्यादा आप नहीं बना सकते। तो इतनी सारी लिमिटेशन के कारण इंडिया में डेवलपमेंट जो है बहुत टाइम तक इतना नहीं हो पाया, ठीक है। इंडिया इसलिए बहुत टाइम तक जो है पिछड़ा रहा दूसरे देशों से। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इसका मतलब ये है कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। कोई भी कंट्री ये नहीं बोलेगी इंडिया को कि आप जो है ऐसा करो या वैसा करो। तो इंडिया एक पॉलिसी लेकर आती है नॉन अलाइनमेंट। बिकॉज होता क्या है, 1960 में जब इंडिया आज़ाद होता है 1947 में, तब दुनिया में चल रहा होता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर वॉज हैविंग बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। तो यूएस और यूएसएसआर क्या कहते हैं, इंडिया को एक ऑप्शन देते हैं कि आप जो है हमारे साथ आ जाएं, आप जो है हमारे साथ वॉर करें, ठीक है। यूएसए बोलता है कि हमारे साथ मिल जाओ और इसको हराने में मदद करो हमारे यूएसएसआर को, हम आपको बहुत सारा खाना देंगे, पैसा देंगे। और वही बात ये भी बोलता है यूएसएसआर कि आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको खाना देंगे, पैसा देंगे, आपको बिल्कुल रिच कर देंगे। बट इंडिया क्या करता है, दोनों ही को ही नहीं मानता है। इसको हम बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट, किसी के साथ भी नहीं मिलना। नेक्स्ट इज इंडिया ऑन दी मूव। तो इंडिया जो है आगे कंट्री बनती चली गई। आज भी हम देख रहे हैं किस तरीके से इंडिया में जो है डेवलपमेंट चल रहा है। एग्रीकल्चर के लिए बाद में एक बहुत बढ़िया पॉलिसी आती है, इसका नाम है ग्रीन रिवॉल्यूशन, 1960s में आती है ये, जिससे इंडिया में एग्रीकल्चर जो बहुत लंबे समय तक एक दिक्कत रहा, क्योंकि इंडिया के सारे अच्छे इलाके एग्रीकल्चर कहाँ चले गए, पाकिस्तान। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से इंडिया में क्या हुआ, इसकी जो क्रॉप प्रोडक्शन थी वो बढ़ी, इंडिया में जो डेवलपमेंट था वो बढ़ता चला गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और इंडिया धीरे धीरे जो है एक सेल्फ सफिशिएंट स्टेट बन गया। मतलब बाद में इंडिया को ज़्यादा दिक्कत नहीं गई, यूएसए से ज़्यादा मांगना नहीं पड़ा। पहले इंडिया बहुत ज़्यादा किससे मांगता था, यूएस से मांगता था खाना पीना। सक्सेस क्या आ रहा है इंडिया के प्लानिंग के, देखिए ज़रा, और एक कंट्री के। इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड एंड इट इज़ डेमोक्रेटिक, देयर इज़ अ फ्री प्रेस। डेमोक्रेटिक है, यूनाइटेड है, फ्री प्रेस है इंडिया में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, सब लोग यूनाइट हो चुके हैं आज की डेट में, सब लोग एक साथ काम करते हैं। इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी भी जो है पास हो चुका है, हमारे पास अब न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के भी हमारे पास चीज़ें हैं। हमारे पास खुद की इसरो भी है, लूनार स्पेसक्राफ्ट बनाती है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हर इंसान को फूड सिक्योरिटी दी जाती है इंडिया में, सबके राशन कार्ड बनना पॉसिबल हो चुका है, सबको सस्ते दरों पे वो मिलता है खाना पीना। फेलियर क्या रहा है, फेलियर यही है कि आज भी रिलीजियस और कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ से ख़त्म नहीं हो पाया, हमारे दिमाग से आज तक वही जो चीज़ें वो जारी हैं जो ब्रिटिश टाइम में थी, थोड़ी कम ज़रूर हो गई हैं अब बहुत हद तक, बट स्टिल नॉट फिनिश्ड। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी द अनटचेबल्स और दलित स्टिल फेस वायलेंस, ठीक है। ये सब लॉ बनाने के बावजूद भी जो दलित और लोअर कास्ट के लोगों के साथ आज भी बुराई कंटिन्यू है। रिच और पुअर, आज भी इनके बीच में बहुत डिफरेंस है। हमने पहले ही बात की है कि इंडिया के 1% लोग जो है उनके पास इंडिया का 54% पैसा है, ओके, और बाकी जो 99% है लोग पॉपुलेशन, उनके पास सिर्फ कितना है, 46% इंडिया की इनकम है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंडिया में आज भी, और बढ़ते ही जा रहा है दिन ब दिन, कम तो नहीं हो रहा है। इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन फॉरेन एड, आज भी फॉरेन कंट्रीज़ की मदद के बिना इंडिया नहीं जी पाता है, उनकी मदद चाहिए रहती है इंडिया को। लिटरेसी और एजुकेशन लेवल इंडिया में बहुत कम है, हेल्थ केयर सिस्टम आज भी इंडिया में अच्छे नहीं है। तो स्टिल इंडिया हैज़ टू वर्क सो मच, इंडिया हैज़ डन सो ग्रेट वर्क स्टिल फ्रॉम इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से लेकर 72 ईयर्स पूरे कर चुके हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अचीव कर ली हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें अचीव कर चुके हैं हम लोग। पाकिस्तान के साथ आज भी लड़ाइयाँ कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। कश्मीर मुद्दा आज भी जारी है। चाइना आज भी हमारे लिए जान का एक कांटा बने बैठा है, कभी भी लड़ लेता है, कभी भी चुप हो जाता है। बट स्टिल वी हैव मेड अ ग्रेट कंट्री, वी हैव अ ग्रेट इंडिया, वी आर अ ग्रेट इंडियंस। हम लोगों ने कंट्री
बनाई है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो चाहते थे कि एक कंट्री इस तरीके से बने जो कि डेमोक्रेटिक हो, सबको अधिकार मिले, सबको वोटिंग राइट्स हों, और ऐसी कंट्री जो है वो बनाने में हम लोग सक्षम भी रहे। तो बहुत ही गर्व वाली बात है। ठीक है, ये चैप्टर एक बहुत ही एक इंडियन वाला चैप्टर है, एक इंडियन फीलिंग को दर्शाता है, किस तरीके से इतना बंटवारे वाला देश इतना कुछ सहने के बाद एक देश बनता है और आगे जाके काम करता है अच्छाई के लिए। ठीक है, आज इंडिया बहुत डेवलप है। ठीक है, जितनी मैं आपको फैक्ट बताऊं इंडिया के बारे में कम होंगे, आप चाहें तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि किस तरीके से इंडिया ने डेवलप किया। आज इंडिया के पास ये कोई चीज़ नहीं है जो ना हो। ओके, हर कंट्रीज़ के साथ हमारे आज का संबंध अच्छे हैं। हमारे पास $400 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है। इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। जीडीपी हमारी 5th पोजीशन पे चल रही है। तो बहुत ज़्यादा हमारा जो है आगे निकल चुके हैं हम लोग पहले से। हमारी जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन होने वाली है। ठीक है, जो मोदी जी का प्लान भी है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, तो बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा। देखते देखते धीरे धीरे करके जब इतना अचीव कर चुके हैं हम, तो ये भी अचीव करेंगे। ओके, जब इतना आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको दिख रही है एक देश, वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र काफ़ी लंबा रहा, काफ़ी मुश्किल भी रहा। चलिए, थैंक यू। इन दी एंड बहुत एक अच्छा चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटा सा चैप्टर है। आप चाहें इसको बार बार देख सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। इन दी लास्ट, थैंक यू।